सभी को नमस्कार। तो शुरुआत करें हिंदी से। और हिंदी में जो हम पढ़ रहे थे वर्णमाला में हमने पढ़ा था स्वर, और लगभग दो तीन क्लास हो चुकी हैं इसकी। आज जो हम लोग को पढ़ना है व्यंजन। ठीक है, स्वर हमने पढ़ लिया था, अब पढ़ना है हमको व्यंजन। स्वर के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी कहीं पर डाउट है तो आप हिंदी का प्लेलिस्ट जाकर यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स अगर लेना चाहते हैं, ऑनलाइन एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। तो स्टार्ट करें। मैंने स्वर को बताया था कि स्वर यानी कि स्वतंत्र होता है, जिसको हम उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हमने नाम दिया स्वर। कितने होते हैं, किसके आधार पर उनका विभाजन किया, किसके आधार पर वो अलग अलग हमने उनको पढ़ा, उच्चारण के आधार पर और भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ बात करूँगा व्यंजन की, कि व्यंजन क्या होते हैं। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। आप लिख सकते हैं कि वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, वे स्वतंत्र नहीं होते। वे स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, तो व्यंजन का मतलब ये है। और उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं का, तो आप बोलोगे इसके साथ एक शब्द जुड़ा है, एक वर्ण जुड़ा है, शब्द स्वर नहीं, एक वर्ण यानी कि स्वर इसके साथ। व्यंजन में बिना स्वर की सहायता के हम व्यंजन, या ऐसे वर्ण जिसमें स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं, या वे वर्ण जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की या स्वर की जरूरत पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आई? तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये भी लिख सकते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके एसआई और जेल प्रहरी में कि अगर आप यहाँ पर अच्छी कमांड कर लेते हो तो आप सिलेक्शन से काफ़ी नज़दीक हो जाते हो, क्योंकि ये स्कोरिंग है। और यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं हिंदी में। 70 में से 70 नंबर, यानी 65 से ऊपर नंबर लाना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, आसानी से लाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, व्यंजन की वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए 33। पूछ लेता है कई बार हमें ये दिख जाता है कि किसी के ऊपर, जैसे ये अंग मैंने लिखा, आहा मैंने लिखा, ड़ा मैंने लिखा, ये फा मैंने लिखा। आप देख रहे होंगे कि एक जो बिंदी है, इसको आपने क्या बोला कि एक बिंदी है, ये कहीं पर ऊपर, कहीं पर बगल में, कहीं पर नीचे, कहीं पर इसके पहले है। इसको बोलते क्या है? आप इनको देखें, एक जगह ऊपर, क्या हर जगह मैं इसको नुक्ता बोल दूं? हमें नुक्ता पता होता है, तो क्या मैं सभी के सभी नुक्ता बोल दूं? तो ये गलत होगा। इसको भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? जैसे मैंने का लिखा, तो मैंने का तो लिख दिया, लेकिन ये इसको पढ़ें, ये लाइन को अगर मुझे बोलना हो इसका नाम बताओ, और इस लाइन को अगर मुझे बोलना हो इसका नाम बताओ। कोई पूछ सकता है कि इन दोनों लाइन को, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन को पढ़ते क्या हैं? जैसे सा 3 प्रकार के होते हैं, तो बचपन में हमें सिखाया जाता है सेंटी वाला सा, सरौते वाला सा, षटकोण वाला सा। बेटा वो नहीं होता है। तालव्य सा, दंतच्छ सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा, ये सारी चीजें हमें सीखनी है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, इसको क्या पढ़ेंगे, तो आप बोलोगे का से कबूतर। कबूतर वाला जमाना गया है। ठीक है, का के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे अल्प प्राण, महाप्राण, ये सारी चीजें। घोष के आधार पर अघोष या सघोष कौन से तरह का वर्ण है ये पता होना चाहिए, ना कि का से कबूतर पूछा जाएगा। बात समझ में आई?
तो ये डिटेल में आपको जानना है कि ये इनको पढ़ते क्या है, इनको पढ़ते क्या है, तब तो फिर आप एक बेसिक से चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है, तो आपको मतलब बहुत बारीकी से चीज़ों को समझना है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें ऊपर, हमारा जो समस्या होती है हम सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं, बिल्कुल हवा में चलते हैं, ज़मीन से 6 फुट ऊपर पैर ना रख जाए। ठीक है, तो सफलता इसीलिए नहीं मिलती। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ो, जिस टॉपिक को पढ़ो, उसको पूरी गहराई तक जाने की कोशिश करो। फिर हम बोलेंगे 18 घंटे तो पढ़े थे, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कहीं ना कहीं पेपर बाहर से, कहीं ना कहीं मेरे साथ चीटिंग हुई है। नहीं, आप खुद चीटिंग कर रहे हो। व्यंजन को पढ़ा के कोई निकल जाएगा, ये होता क्या है, ये होता क्या है कौन बताएगा। तो इसको पहले सीखते हैं, फिर इसके बाद वर्णमाला को डिटेल में पढ़ेंगे या व्यंजन को। तो इस रेखा को शिरोरेखा और इसको बोलते हैं खड़ी पाई। कोई पूछ सकता है इस रेखा को शिरोरेखा और इस रेखा को खड़ी पाई। अब बात आती है कि एक बिंदी इसके ऊपर लगी, एक यहाँ पर लगी होती है, कई बार एक नीचे लगी होती है और कई बार पहले लगी होती है। चारों को समझना है। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं मिटा के बनाता हूँ इसको। चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाकर सीखोगे तो कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक यहाँ पर लगी है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। चारों को पढ़ें क्या? ठीक है, तो जो ऊपर वाला है उसको पढ़ते हैं अनुस्वार, और अनुस्वार हमेशा किसके ऊपर लगा होगा? ये अंग, यानी कि अनुस्वार हमेशा किसी न किसी स्वर के ऊपर, यानी किसी स्वर के ऊपर लगा होता है, और इसको हम अयोगवाह भी बोलते हैं। यानी ये बिंदी कभी भी व्यंजन के ऊपर नहीं आएगी। तो आप बोलेंगे ये क्या है, तो मैं बोलूंगा ये लिखा है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हमेशा इसे अयोगवाह भी बोलते हैं, और ये अंग एक ऐसा वर्ण है जिसके ऊपर हम ये बिंदी लगाते हैं। अब इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर बिंदु इसको बोलते हैं। लिख लीजिए, पंचमाक्षर बिंदु। नाम से समझ में आ गया होगा कि पंचमाक्षर बिंदु किसके साथ लगता है। तो पंचमाक्षर बिंदु जो होता है, का वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है उसके साथ लगाया जाता है। ये भी लिख लीजिए, का वर्ग का 5वां अक्षर, इसके अलावा कहीं और इस बिंदु का काम नहीं होता। पंचमाक्षर अंगा, जिसको हम लोग अंगा पढ़ते हैं। फिर इसके बाद नीचे जो ये वाला है इसको क्या बोलते हैं? ताड़न झात। ताड़न झात बिंदु, और ये लगता है ड़ा और ढा। आप देख सकते हैं केवल और केवल 2 जगह। लेकिन हाँ, पूछ सकता है कोई कि इस बिंदु का नाम दो। हिंदी में 70 नंबर ले आते हो और कल के दिन कोई पूछ ले तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, तो आप बोलेंगे इसको हम ताड़न झात बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब एक ये बचता है, तो इसको बोलते हैं नुक्ता। अब समझ में आया कि ये नुक्ता, हम लोग बार बार नुक्ता का बखान करते रहते हैं, यार नुक्ता लगाओ, ऊपर भी लगाना है तो नुक्ता लगाओ, इधर भी लगाना है। अंगा के साथ पूछा ये क्या है? सर नुक्ता। नीचे लगा है डा के साथ, सर क्या है? नुक्ता। तो पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं नुक्ता, और ये लगता है अरबी फारसी वर्णों के साथ। अरबी फारसी वर्णों के साथ, जैसे का, फा, गा, जा, फा। का, यहां पर आपने देखा होगा फा, गा, जा, ऐसा कुछ देखा है आपने। ठीक है, का, खा, गा, जा। का खा के साथ भी होता है क्या? यही है सब। तो ये आपको समझ में आया कि ये खड़ी रेखा, शिरोरेखा, खड़ी पाई, शिरोरेखा क्या होता है। ये बिंदु जो 4 लगते हैं, ये कहाँ कहाँ लगते हैं ये तो ठीक है, पढ़ते क्या है ये भी आप जान गए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ आपकी कहीं पर इंसल्ट ना हो, कोई अगर पूछ ले तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे पता है। जब कहीं पर आप जब पढ़ाई करते हैं ना,
एप्रिसिएशन मैं बता दूं आपको कहाँ से आएगा। एप्रिसिएशन उस जगह से आएगा जहां पर कोई चीज आपके टीम में 10 लोग बैठे हैं और 9 लोगों को नहीं पता, आप किसी सब्जेक्ट में आपको वो बात पता है, तो आप वहां से अंदर से बहुत प्रेरित होंगे कि यार मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसी जानकारियां आपको होनी चाहिए जो आपको समझना है कि ये सामने वाले को नहीं पता होगा, वो चीज़ें आपको प्रेरित करती हैं। और मेरा हर क्लास में आपको मोटिवेट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो ये फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन वाली सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन में, कृपया आप इससे बचें, अपने आप को हर तरह से ताकतवर बनाएं। सिचुएशन अच्छी होगी। आप देख रहे हैं कि जितने भी जो मेडिकल टीम एक्सपर्ट जब बैठी होगी तभी किसी बोर्ड के एग्जाम की डेट रखी गई होगी, मतलब चाहे वो पीबी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीपीओएसआई हो। आप देख रहे हैं सभी के एग्जाम सितंबर से स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं, मतलब नोटिफिकेशन में डेट, सीपीओ के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि जून और जुलाई कोरोना अपने पीक पर होगा, यानी कि केसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे और जुलाई के बाद वो घटती दर से बढ़ना शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन नॉर्मल होगी, नहीं भी होगी तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कुछ प्लान करेगी और आपके एग्जाम कराए जाएंगे। तो तैयार रहें, सितंबर अक्टूबर से आपके एग्जाम होना कंफर्म है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लें और घर में बैठे रहें। फिजिकली लॉकडाउन में, मेंटल लॉकडाउन से अब थोड़ा सा बाहर आएँ। मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि मेंटल लॉकडाउन की स्थिति अगर हो गई तो उसको संभालते संभालते बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँचे। तो ये हो गया, मिटा दो इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्यंजन आते हैं सभी को, का से लेकर ज्ञा तक लिखना। तो लिख लीजिए, कॉपी में लिखिए, का से लेकर स्टार्ट करिए और 5वीं लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी और 5वीं, यहाँ माँ आएगा लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आपको ये समझ में आएगा कि इसको हमने पढ़ा कब था, पहली क्लास में, आज से 20 साल पहले। याद क्यों है, उसकी वजह सिर्फ इतनी है, सभी को याद रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस हजारों बार किया है। तो कोई भी काम करो, कोई भी किताब पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कोई कंपटीशन के 4 सब्जेक्ट हैं यार, आपके पेपर में 4 सब्जेक्ट हैं और 4 सब्जेक्ट को इतना हवा बना के रखे हो, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आप ही ला के रखे हो। 4 सब्जेक्ट को चाहो तो आप 100 बार एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, पर नहीं, लेटे लेटे सोचेंगे कि पेपर कब आए और कब हम पढ़ना स्टार्ट करें। आपको क्या लगता है, सक्सेस मिलने के बाद लोग पढ़ना छोड़ देते हैं? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बिल गेट्स, ये जितने भी लोग हैं ना, ये डेली या हफ्ते में एक किताब पढ़ के साइड रखते हैं, तब जाके इनका स्ट्रेस थोड़ा सा सही होता है। अपने आप को जब पढ़ोगे तो स्ट्रेस आने का सवाल नहीं उठता है। नोवेल्स पढ़ो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ आपकी पर्सनालिटी में कोई इम्प्रूव होगा। जरूरी नहीं कि आप सिलेबस को ही पढ़ते रहो 24 घंटे। ठीक है, तो इन वर्णों को हम क्या बोलते हैं? स्पर्शी वर्ण, जिन्हें, ये क्या होते हैं? स्पर्शी वर्ण, जिन्हें बोलते समय जीभ मुख के किसी हिस्से को छूती है। जिन्हें बोलते समय जीभ मुख के किसी हिस्से को छूती है। तो बस इतना सा आपको लिखना है इनके बारे में, ये क्या है, ये क्या है। अयोगवाह, अल्पप्राण, महाप्राण, अयोगवाह बोल रहा हूँ मैंने, घोष, अघोष के आधार पर इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, उच्चारण के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, पर अभी आपको बस इतना लिखना है कि ये 5 और 5, 25 वर्ण जो होते हैं वो स्पर्शी, जो कि बोलते समय मुख के किसी हिस्से को जीभ स्पर्श करती हो। ठीक है, इसके बाद आप लिखिए अंतस्थ व्यंजन, ये लिख लिए हो, मिटा दो। इसके बाद आप लिखिए अंतस्थ व्यंजन।
ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। कई बार डायरेक्ट आपसे यही पूछ लेता है कि निम्नलिखित वर्णों में से अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, ठीक है। या कई बार पूछ लेता है निम्न में से ऊष्म वर्ण कौन सा है? ऊष्म, तो आप लिख सकते हैं ऊष्म वर्ण सा, सा, शा और हा। सा, सा और हा, ठीक है। तालप, दंत, मूर्धन्य सा, तीनों के नाम, ठीक है। कौन कौन से सा है? हमें क्या पढ़ाया जाता था? सीटी वाला, सरौते वाला, षटकोण वाला। जमाना बदल चुका है, काम उससे नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपने स्पर्श, स्पर्शी वर्ण, ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण, इनमें से देखा कि कौन कौन से होते हैं। पर जो मतलब एक वर्गीकरण है व्यंजनों का, उनके आधार पर हमने व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार पर हमने चीजों को अलग अलग रखा कि 3 क्राइटेरिया में हमने इनको रखा कि एक स्पर्शी वर्ण होते हैं कौन कौन से, का से लेकर मा तक। वे वर्ण, उनकी अब डेफिनेशन, उनकी जो डेफिनेशन है, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय जीभ मुख के किसी हिस्से को छुए, वे वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्शी वर्ण होते हैं। फिर इसके बाद अंतस्थ में हमने क्या क्या लिखा था? या, रा, ला, वा, यही तो लिखा था। इनकी संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 25, का से लेकर मा तक होते हैं, ठीक है। का से मा तक ये स्पर्शी वर्ण होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। अब इसके बाद अगर मैं अंतस्थ व्यंजन की बात करूं तो इसका डेफिनेशन लिखे कि अंतस्थ व्यंजन, हाँ, इनको हम लोग कई बार अर्ध स्वर भी बोलते हैं। या और वा, या और वा का उच्चारण बिना जीभ के किसी क्रिया के होता है। आप इसको भी लिख लीजिए, कई बार इसको हम लोग पूछ लेता है कि अर्ध स्वर किसको कहा जाता है? अर्ध स्वर किसको कहा जाता है? किस वर्ण, व्यंजन वर्ण को अर्ध स्वर कहा जाता है? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय जीभ मुख के किसी भी हिस्से को टच नहीं करती। जैसे कि ये या और वा को बोलते समय जीभ मुख के किसी भी हिस्से को टच नहीं करती, इसलिए इनको हम अर्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ऊष्म व्यंजन सा, 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 सा और ये हा। तो ऊष्म व्यंजन जीभ मुख के किसी भी हिस्से में पहुंच जाती है। जीभ का जो मूवमेंट है, जीभ मुख के किसी भी हिस्से में पहुंच जाती है पर उस हिस्से को टच नहीं करती। आप बोलकर भी देखें, मुख के किसी हिस्से में पहुंच जाती है परंतु टच नहीं करती, उसको बोलते हैं ऊष्म वर्ण, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद व्यंजनों के वर्गीकरण का जो अगला प्रकार है या अगले टाइप है, उसको हम लोग बोलते हैं घोष के आधार पर। बता दूं, व्यंजन का जो अगला क्लासिफिकेशन है यानी कि वर्गीकरण है, कई बार क्वेश्चन ये पूछता है निम्न में से घोष वर्ण, अघोष वर्ण हमें रटाया जाता है या हम रट लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लिखना है कि व्यंजनों का वर्गीकरण घोष के आधार पर, व्यंजनों का वर्गीकरण घोष के आधार पर। इस घोष को कई बार बोलते हैं घोष वर्ण और कई बार बोलते हैं अघोष। सघोष इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं अघोष, ठीक है। यही तो बोला जाता है सघोष और अघोष, सघोष और अघोष। स का मतलब होता है सघोष यानी घोष के साथ, अघोष मतलब होता है घोष के बिना यानी कि, और घोष का मतलब होता है वाइब्रेशन यानी कि कंपन, कि कोई भी वर्ण जो हम बोलते हैं उसको बोलते समय किसी भी प्रकार का कंपन हो, वाइब्रेशन हो, यानी कि घोष के साथ।
तो यहां पर लिखिए कंपन के साथ, इनको हम लोग समझने के लिए कि सघोष को क्या बोलते हैं, कंपन के साथ, अघोष को क्या बोलते हैं, कंपन के बिना। ठीक है, अब इसके बाद कौन से वर्ण अघोष, कौन से वर्ण सघोष होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस अघोष की, और आपको क्या है टेबल बना दिया जाएगा काखागा, उसके ऊपर लिख दिया जाता है अघोष अघोष। एक लाइन लिखिए कि अघोष वर्ण सभी स्पर्शी वर्णों का प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण होता है। अगर बहुत कम शब्दों में तो आप बोल सकते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, मतलब कि का, खा, चा, छा, ता, था, ता, पा, फा, ये होते हैं सभी के सभी अघोष वर्ण। और इसके साथ आपके जो 3 सा, शा और ये शा, यानी कि ये भी किसमें आते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। तो आप देख सकते हैं 10 ये हो गए और 3 ये हो गए, 13 यहाँ से वर्ण आपको मिले जो कि व्यंजन वर्ण, जो कि अघोष होते हैं। रटा नहीं जाता, चीज़ों को ऐसे जोड़ के पढ़ो ना। मैंने कहा सिर्फ पहला और दूसरा वर्ण जो भी होगा, पांचवी यानी कि जो हमने 5 लाइन 5 वर्ग बताए जो कि स्पर्शी होते हैं, स्पर्शी वर्णों के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और उसके साथ ये जो आपके ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म वर्ण है, सा, सा और ये सा, तीनों सा। हा इसमें नहीं आएगा, ऊष्म व्यंजन का हा यहाँ से हट जाएगा, अघोष नहीं होता, वो किस में जाएगा, सघोष में होगा। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं कि सघोष, तो इसके बाद जो बच गया तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष वर्ण होता है, जिसको बोलते समय कंपन होता है। बोलकर भी देखिए का, खा, जा, एक बोलकर आप देखिए चा, छा, जा, आपके गले में एक अलग ही वाइब्रेशन होगा तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को बोलते समय। बात समझ में आई। और एक लाइन लिखिए कि सभी अंतस्थ व्यंजन एवं यहाँ पर जो बच गया, इसको बोलने के बाद जो बच गया तो आप लिख सकते हैं कि तीसरा, चौथा, पांचवा का से लेकर मां तक का, ये वाला। फिर इसके बाद सभी अंतस्थ व्यंजन और उसके अलावा ऊष्म व्यंजन का एक बचा था क्या, ऊष्म व्यंजन का हा। शायद जीवन में आपको कभी रटने की जरूरत और दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा कि अघोष को एक बार मैं फिर से बताता हूं कि अघोष में प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा, का से लेकर मा तक की कहानी खत्म। इसके बाद तीनों सा अघोष में डाल दो, बाकी का जो बच जाए तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी ऊष्म व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का हा,